डरपोक ने शत्रु को खदेड़ा। बद्री प्रसाद मालव के एक गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। देखने में वह एक स्वस्थ युवक था, पर था अव्वल दर्जे का डरपोक। वह अपनी छाया को भी देखकर कांप उठता था। एक दिन संध्या समय उसके घर एक सन्यासी आए। बद्री प्रसाद की दादी साधु सन्यासियों के प्रति बहुत भक्तिभाव रखती थी, इसलिए उसने सन्यासी का बहुत सेवा सत्कार किया। जब उसकी दादी सन्यासी को भोजन करा रही थी, तब बद्री प्रसाद कोने में बैठा हुआ सन्यासी की ओर सहमी नज़रों से देख रहा था। उसी समय रसोई घर से एक चूहा निकलकर वहां आ गया। चूहे को देखते ही बद्री प्रसाद के पास बैठी हुई बिल्ली मियाम मियाम करती गली की ओर खिसक गई। बिल्ली को चूहे पर झपटने की बजाय बाहर जाते देख सन्यासी को आश्चर्य हुआ। तभी दादी ने बद्री प्रसाद से पूछा, बद्री बेटा, चूहों से तंग आकर तुमने बिल्ली को तो पाला, लेकिन यह भी तुम्हारी तरह डरपोक निकली और चूहे को देखते ही खिसक गई। तुम्हारा हाथ लगते ही हर प्राणी दब्बू हो जाता है। यह सुनकर सन्यासी की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने भोजन के बाद बद्री प्रसाद के हाथ की रेखाओं को ध्यान से देखा तथा मन ही मन बुदबुदाकर कुछ हिसाब किताब लगाया। फिर दादी को अकेले में समझाते हुए कहा, तुम्हारे पोते की हस्तरेखा चित्र है, इसे कायर कहकर बात बात पर मत फटकारो। महाराज, मैं क्या करूं? इसका व्यवहार ही ऐसा होता है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। इसका डर भगाने का कोई उपाय बता दे तो मैं आजीवन आपका एहसास न भूलूंगी। दादी ने सन्यासी को गिड़गिड़ाकर कहा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, इसकी कायरता किसी दवा दारू से दूर नहीं होगी। मैंने कहा ना कि इसकी रेखाएं अद्भुत और विचित्र है। इसकी कायरता के कारण कोई कल्याणकारी महान कार्य होगा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन बद्री प्रसाद अपने गांव के जमींदार की ओड़ी की ओर गुजर रहा था। तभी उसे ओड़ी पर जमींदार का पालतू पिल्ला दिखाई पड़ा। वह पिल्ला देखने में इतना सुंदर था कि बद्री प्रसाद उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। जब जमींदार की उस पर नज़र पड़ी तो उसने बद्री प्रसाद को डांट कर वहां से भगा दिया। संयोगवश उसी दिन रात को जमींदार के घर कुछ चोर घुस आए, लेकिन आश्चर्य, पिल्ला चोरों पर भौंकने की बजाय उन्हें देखकर छिप गया। जमींदार को पिल्ले की यह हरकत बड़ी विचित्र लगी। उसे शक हुआ कि बद्री प्रसाद ने उसे कुछ खिला तो नहीं दिया। उसने यही आरोप लगाकर बद्री प्रसाद पर मुकदमा कर दिया। न्यायाधीश ने जमींदार की बात सुनने के बाद बद्री प्रसाद के हाथ में गीता पकड़ाते हुए यह कसम खाने को कहा कि वह जो कुछ कहेगा सच कहेगा। बद्री प्रसाद शपथ लेकर जब न्यायाधीश को गीता लौटा रहा था तो न्यायाधीश के हाथ से इसका हाथ छू गया। बद्री प्रसाद का स्पर्श होते ही न्यायाधीश का स्वभाव बदल गया। उसके अंदर भी बद्री प्रसाद का डर समा गया। इसके पूर्व वह बहुत निर्भीक माना जाता था और अपराधियों को कठिन से कठिन सजा देने में भी संकोच नहीं करता था। लेकिन बद्री प्रसाद का स्पर्श होने के बाद उन्होंने घबरा कर कहा, मैं मुद्दाई या मुद्देलह किसी के पक्ष में निर्णय सुनाता हूँ तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से नाराज हो जाएगा। इसलिए फैसला सुनाए बिना ही आज की कार्यवाही बर्खास्त करता हूँ। और यह कहकर वह कचहरी से उठकर चला गया। जमींदार यह सब देखकर हैरान था। उसे बद्री प्रसाद के बारे में और भी कई अद्भुत और दिलचस्प बातें मालूम हुई। जमींदार का राज्य के मंत्री सुगुण वर्मा से विशेष परिचय था, इसलिए उसने मंत्री को बद्री प्रसाद का सारा विचित्र वृत्तांत बता दिया। मंत्री ने बिल्ली, पिल्ले तथा न्यायाधीश पर उसके स्पर्श का एक ही तरह का प्रभाव देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि उसके स्पर्श में एक विशेष प्रकार का प्रभाव है। मंत्री ने कुछ सोचकर जमींदार से कहा कि वह बद्री प्रसाद को राजधानी में भेज दे। जिस समय बद्री प्रसाद मंत्री से मिलने आया, उस समय मंत्री एक दरबारी पहलवान से बातें कर रहा था। मंत्री ने बद्री प्रसाद का पहलवान से परिचय कराया। बद्री प्रसाद ने बड़ी विनय के साथ उस पहलवान को प्रणाम किया और उसके साथ हाथ मिलाया। लो देखो,
वह दरबार का मशहूर पहलवान जिसने कितने ही पहलवानों को पछाड़ा था, देखते देखते दुम दबाकर चला गया। मंत्री ने सिपाहियों से पकड़वा कर उसे फिर बुलवाया और भाग जाने का कारण पूछा। पहलवान ने लज्जित होकर डर से कांपते हुए कहा, पता नहीं क्यों मुझे अब बहुत डर लगता है मुझे अब कोई भी पछाड़ देगा। इतना कहकर वह फिर खिसक गया। इस प्रयोग से मंत्री का यह निष्कर्ष और भी पक्का हो गया कि बद्री प्रसाद के हाथ के स्पर्श में एक विशेष प्रभाव है, जो स्पर्श किए हुए व्यक्ति को डरपोक और दब्बू बना देता है। मंत्री ने बद्री प्रसाद की ये अचरज की बातें राजा से की। रा, राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने गुस्से में आदेश देते हुए कहा, यह आवश्यक कोई शापग्रस्त होगा। वह अपने शपित स्पर्श से पूरे राज्य को कायर और डरपोक बना दे, इसके पहले ही उसे फांसी पर चढ़ा दो। बद्री प्रसाद की फांसी की खबर मिलते ही उसकी दादी फूट फूट कर रोने लगी। वह सुगुण वर्मा के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली, यही हमारा एकमात्र सहारा है, इसके प्राण किसी तरह बचा लीजिए। हम अपने बेटे को लेकर राज्य के बाहर चले जाएंगे, लेकिन किसी तरह उसके प्राण की भीख दे दीजिए। मंत्री सुगुणवर्मा ने उसकी दादी को समझाते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो बुढ़िया, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। हम उसे फांसी से बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करेंगे। इसके बाद उन्होंने राजा से निवेदन किया, महाराज, इसके बारे में शीघ्रता करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं इसे 1 महीने के बाद फांसी दी जाए। तब तक इसे कड़ी निगरानी में रखा जाए ताकि इसका गलत प्रभाव किसी और पर ना पड़े। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली। मंत्री ने बद्री प्रसाद को सभी सुविधाओं से युक्त एक भवन में ठहराने का प्रबंध कर दिया। अभी 1 महीना भी नहीं बीता होगा कि एक समाचार ने राजा को दहला दिया। यह समाचार मालव की सीमा का एक सैनिक लाया था। पड़ोसी राजा कलिंग नरेश ने भारी सेना के साथ मालव पर आक्रमण कर दिया था। मालव एक छोटा सा राज्य था और कलिंग के साथ युद्ध करना लोहे के चने चबाना था। इसलिए राजा ने घबरा कर मंत्री को बुलवाया। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कलिंग नरेश का उपाय कर लिया है। जल्दी ही आपकी सेवा में बेहद खुशी की खबर आएगी। मंत्री ने राजा को आश्वासन दिया। कलिंग नरेश के नाम एक पत्र लिखकर बद्री प्रसाद को होते हुए कहा, तुम्हें यह पत्र सीमा पर शिविर लगाए कलिंग नरेश के हाथ में देना है। राजा के 2 सैनिक भी बद्री प्रसाद के साथ कर दिए गए। बद्री प्रसाद ने कलिंग नरेश के शिविर में पहुंचकर उन्हें पत्र सौंप दिया। कलिंग नरेश ने समझा कि यह संधि प्रस्ताव होगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि मालव की सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और निश्चय ही घुटने टेक देगी। लेकिन आशा के विपरीत उस पत्र में गालियां भरी थी। पत्र पढ़ते ही कलिंग नरेश की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने क्रोध में कांपते हुए हुक्म दिया, इस घमंडी का सिर काट लो। यह आदेश सुनते ही बद्री प्रसाद डर से थर थर कांपने लगा। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मुझे नहीं मालूम इस पत्र में क्या है। मैं तो मंत्री के आदेशानुसार यह पत्र आपके पास लाया हूँ। इतना कहकर वह कलिंग नरेश के पैरों में गिर पड़ा और फिर मानो चमत्कार हो गया। चंद मिनट पहले तक शेर की तरह दहाड़ने वाला कलिंग नरेश भीगी बिल्ली बन गया और डरता हुआ बद्री प्रसाद से कहने लगा, हमने इस राज्य पर आक्रमण करके गलती की है। मंत्री से जाकर कह दो कि मैं इसी वक्त अपनी सेना वापस लिए जा रहा हूँ और जो कुछ हुआ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इतना कहकर अपना तंबू उखाड़कर कलिंग नरेश अपनी सेना के साथ इस तरह भागे जैसे शेर के भय से गीदड़ भागता है। बद्री प्रसाद ने अनजाने में ही अपने राज्य को एक भारी विपत्ति से बचा लिया, लेकिन इसके साथ ही उसकी कायरता तथा दूसरों को कायर बना देने वाला उसका स्पर्श भी खत्म हो गया। मंत्री ने उसे मालव की सेना में भर्ती कर लिया और उसने अनेक युद्धों में बड़ी बहादुरी दिखाई। मालव के राजा ने मंत्री की सूझबूझ की बड़ी प्रशंसा की और इतनी बड़ी विपत्ति को इतनी आसानी से दूर कर देने के लिए उसे विशेष राजसी सम्मान से विभूषित किया।